नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका वैकेंसी के लिए सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आ चुका है। ये उसी का सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को देखा था। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है जो आपका सामाजिक नियंत्रण है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए, जो समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार जो समाज के मानदंड, नियम, कानून और संरचनाएं हैं, ठीक है, इन सब से जो मानव व्यवहार तैयार होता है, वही क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? ठीक है, आपसे पूछा है जो सामाजिक परिवर्तन है, इसका सबसे पुराना विचार कौन सा है? चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी या द्वंद्वात्मक? ठीक है, तो इसका कौन सा सबसे पुराना है? तो इसका जो सबसे पुराना सामाजिक परिवर्तन का विचार है, वो कौन सा है? उद्विकासवादी है। ठीक है, देखिए, उद्विकासवादी जो अवधारणा है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है? किसी निश्चित दिशा में अंतर और क्रमिक बदलाव को, ठीक है, क्या कहा जाता है? उद्विकासीय परिवर्तन कहते हैं। देखिए, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो समाजशास्त्र है उसमें ये जो उद्विकासवादी प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं, इनकी शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स, इमाइल दुर्खीम, जॉर्डन चाइल्ड और पार्सन्स जैसे अलग अलग जो आपके समाजशास्त्री थे, इन्होंने भी किसी ना किसी रूप में उद्विकासवाद को स्वीकार किया था। ठीक है, तो जो आपका सबसे पुराना सामाजिक परिवर्तन का विचार है वो उद्विकासवादी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह का सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? आपसे पूछा है जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए जो संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह सिद्धांत है, इसका अनुप्रयोग किया गया था। ऑप्शन है आपके MSA राव द्वारा, GS घुरिये द्वारा, MN श्रीनिवास द्वारा या योगेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? MN श्रीनिवास। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ इतना याद रखिएगा, जाति का जो संदर्भ समूह सिद्धांत है, ठीक है, गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए जाति प्रणाली का जो संदर्भ समूह सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये दिया है आपके MN श्रीनिवास ने। ठीक है, बहुत ही फेमस भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, जो उद्विकास शब्द है, इसके स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? AR रेडक्लिफ ब्राउन ने, H स्पेंसर या हर्बर्ट स्पेंसर ने, EB टायलर ने या EH मॉर्गन ने? तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है? EB टायलर। ठीक है, तो जो स्टेजेस ऑफ कल्चर है, इसका प्रयोग किसने किया है? EB टायलर ने किया है। इसके देखिए, इसके आप धीरे धीरे छोटे छोटे जो आपके नोट्स हैं वो बनाते रहिएगा। देखिए, एग्जाम जब पास आ जाता है ना, जब आपके पास हफ्ते भर बचते हैं, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी बुक को रिवीजन कर पाएँ। तो उस टाइम पे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे तो इससे ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए कुछ भी और नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखते जाइए और इन्हीं से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं क्या क्या? बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन एवं स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना या उपरोक्त सभी? आपसे इसमें से पूछ रहा है डिप्थीरिया के
क्या का परिणाम होता है? देखिए सबसे पहले तो ये जो डिप्थीरिया है ये बच्चों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, ठीक है। और इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखिएगा, जो डिप्थीरिया है ये जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। और ये रोग क्या है, ये रोग एकदम से नहीं दिखाई देता, ये रोग क्या है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है, जो डिप्थीरिया है इसके परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय और गुर्दे यानी कि हार्ट और किडनी आपकी प्रभावित होती है, और जो टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र होता है, जो आपका जो विंड पाइप होता है जिससे आप सांस लेते हैं, इस पर प्रभाव पड़ने से क्या हो जाता है, लकवा भी आपको मार जाता है, यानी वो क्या बोलते हैं पैरालिसिस भी हो जाता है, ठीक है। तो जो डिप्थीरिया के परिणाम है वो क्या है, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। आपसे पूछा है जो खाए खाए खांसी है किस कारण होती है, ठीक है। तो यह है बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस, ठीक है, और परट्यूसिस बेसिलस या मैकोबैक्टीरियम या ऊपरी कोई नहीं। जो आपका 31 है ये आपसे पूछा है किस कारण होती है, तो इसका जो ऑप्शन है बोर्डेटेला और परट्यूसिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? आपसे पूछ रहा है ये जो ऊपर कथन लिखा है ये कथन किसका है? मैकाइवर तथा पेज का, एल्फ्रेड एल्डर का, ऑर्गन और निम्कॉफ का या ऑलपोर्ट का? तो ये आपका कथन किसका है? ये आपका कथन है मैकाइवर और पेज का। एक बार कथन को फिर से देख लेते हैं। संस्कृति क्या है? हमारे सोचने तथा रहने के ढंग, दैनिक क्रियाकलाप, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की क्या है? अभिव्यक्ति है। ये आपसे कहा है आपका मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट देखिए, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? देखिए किसने कहा है जो एक विवाह है यही विवाह का क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है यही विवाह की, यही विवाह का जो वास्तविक स्वरूप है यही है। ये किसने कहा है? वेस्टरमार्क ने, बोगार्ट्स ने, मैकाइवर ने या मर्टन ने? तो ये आपका किसने कहा है? ये आपका कहा है मैकाइवर ने, ठीक है। मैकाइवर ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, ठीक। और उन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह ही सर्वश्रेष्ठ विवाह का स्वरूप है। जैसे मतलब इनके अनुसार इनका क्या मतलब था कि जैसे कि बहुत जनजातियां होती हैं या अलग अलग जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें क्या होता है कि या तो एक लेडी का कई सारे जेंट्स से शादी करा दी जाती है, या कहीं क्या होता है कि एक लड़के की कई सारी लड़कियों से शादी करा दी जाती है, कहीं कहीं पे ग्रुप्स में शादी कराई जाती हैं। तो उनके अनुसार जो मैकाइवर के अनुसार ये सारे विवाह श्रेष्ठ नहीं हैं। उनके अनुसार एक स्त्री और एक पुरुष का जो विवाह होता है वही क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1929 में, 1955 में, 1976 में या 2006 में? तो आपका जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 1929 में पारित हुआ था, ठीक है। और इसकी डेट भी आप हो सकता है पूछ ले, तो ये कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति या ऋणग्रस्तता? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। देखिए सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। दहेज प्रथा ठीक है क्या है? एक नेगेटिव चीज़ है, और सुमेल विवाह क्या है? एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये इससे मैच नहीं करेगा। नैतिकता, अरे भाई दहेज लेने से नैतिकता कैसे आ सकती है ना? तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो गया। स्त्रियों की उच्च स्थिति,
अगर स्त्रियों की स्थिति उच्च होगी, अगर वो किसी मतलब रेप्यूटेड पोस्ट पर होंगी या कुछ अपने लाइफ में कुछ कर रही होंगी, ठीक ठाक बड़ा कर रही होंगी, किसी अच्छे लेवल पे होंगी, तो उनको दहेज देने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, है ना। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऋणग्रस्तता क्या है, एक नेगेटिव टर्म है, और दहेज प्रथा भी क्या है, एक नेगेटिव टर्म। तो ये दोनों क्या है, साथ साथ जा रहे हैं। तो जो आपका समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है वो क्या है, ऋणग्रस्तता है। आपने बहुत सारे ये तो आपने फील भी किया होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो शादी करते टाइम जो लड़की का फादर होता है वो सारे इंतज़ाम करने के लिए बहुत सारी जगहों से लोन या इस टाइप की चीज़ें मतलब लेते हैं, जिससे कि उनकी जो बेटी है उनका विवाह अच्छे से हो पाए, और वो कई सालों तक उस ऋण को धीरे धीरे करके चुकाते रहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है किससे, स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से या पियाजे से। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी संबंधित है एल्बर्ट बंडूरा से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में किस परिवार में एक में सहोदर मतलब भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधन एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो इस तरह के परिवार को क्या कहते हैं, विस्तृत परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार या मिश्रित परिवार। तो ऐसा परिवार जिसमें सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधन एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं, तो इस तरह के परिवार को क्या कहते हैं, इस तरह के परिवार को हम विस्तृत परिवार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो कौन सा जो वर्म है, कौन सा वर्म आपके हाथी पांव जो आपकी एक तरह की बीमारी होती है इसके लिए जिम्मेदार है। टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, फाइलेरियल वर्म्स या हुक वर्म्स। तो इनमें से कौन सा है, जो आपका ऑप्शन सी है फाइलेरियल वर्म्स, ये क्या है आपका कृमि हाथी पांव का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या भोजन के द्वारा। तो जो आपका जीका वायरस है ये किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा। ठीक है, और देखिए आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या कि जो जीका वायरस है ये शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है, तो ये क्या करता है, ये जो भ्रूण का मस्तिष्क है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा। इसके जो वहन करता है वो कौन है, मच्छर है। नेक्स्ट देखिए, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन या रेखीय युग्मक विखंडन। कौन है काला जार के लिए उत्तरदायी, कौन जीवों की उत्पत्ति के लिए का कारण कौन सा है इसमें से, तो इसमें से जो आपका अधोमुखी युग्मक विखंडन है, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, होपफुली सभी को पता होगा। बीच, नीलगिरी, कुनैन या मैपल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जो कुनैन की छाल होती है। ठीक है, जो कुनैन की छाल होती है वो मलेरिया की इसी से मलेरिया की जो मेडिसिन है क्विनिन ये बनाई जाती है। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है ये जो क्विनिन है ये किस रोग की दवा है, तो ये मलेरिया की दवा है, और ये बनाई किससे जाती है, जो कुनैन है कुनैन की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक रहता है, चेहरे की सूक्ष्म चोटें, सिफिल हिमेटोमा, रेटिना से रक्तस्राव या कपाल के भीतर रक्तस्राव। ठीक है, तो आपका जो 42nd नंबर है इसका आंसर क्या है आपका,
ये जो आपका वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में ये जो फोर्सेप्स डिलीवरी है, इसमें चेहरे की सूक्ष्म चोटों का खतरा अधिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? जो आसन्न प्रसव का आपका संकेत इसमें से पूछा है क्या है? लाइटनिंग, क्विंकिंग, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन या टाइटनिंग। तो आपका जो थर्ड है इसका ऑप्शन है ए। 43rd का आपका जो ए है ये क्या है? जो आसन्न प्रसव का संकेत क्या है? लाइटनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या पूछा है आपसे? गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन की उस स्थिति में प्रगति करता है जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। क्या होता है? विफल गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, संभावित गर्भपात या अपरिहार्य गर्भपात। तो आपका देखिए, जो आपका ऑप्शन डी है अपरिहार्य गर्भपात, इससे क्या होता है, फिर इसके आगे जो आपका प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, जहाँ ये एक ऐसी मतलब स्थिति है कि जहाँ पर ये जो गर्भावस्था की निरंतरता या असंभव हो जाती है, जिसमें क्या होता है, जो योनि है उससे क्या होने लगता है? रक्तस्राव होने लगता है और गर्भाशय की ग्रीवा क्या होती है? पतली होती जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था में हाइड्रेनियमस का प्रभाव है। गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, मॉल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव या ये सभी। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो गर्भावस्था में हाइड्रेमिनस ऑस है, इसका क्या है? ये सभी हैं। गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, मॉल प्रेजेंटेशन और प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? हेगल लक्षण, जैकमीर लक्षण, गुडेल लक्षण या ओसिएंडर लक्षण। क्या बताता है आपका? ये आपका बताता है ओसिएंडर लक्षण। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ओसिएंडर लक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो जब 8th मंथ लग जाता है प्रेगनेंसी का, तो इस टाइम तक क्या होता है, जो बच्चे की बॉडी होती है वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुकी होती है, बन चुकी होती है, लेकिन जो लंग्स यानी कि फेफड़े और माइंड होता है, जो दिमाग होता है, इसका जो विकास होता है ये चल रहा होता है, ये अपनी प्रगति पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य कर सकता है? ठीक है, आपका पूछा है जो आपका प्लेसेंटा है वो गर्भावस्था के दौरान क्या कार्य नहीं करता है? रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है, या यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, या रोग जनकों का परिवहन। आपसे पूछा है इनमें से किसको छोड़कर बाकी सारे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका क्या है? सी। ये क्या करता है? भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाने के अलावा, ठीक है, ये जो बाकी 3 काम है, रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करता है, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह काम करता है, और रोग जनकों का परिवहन करता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन सी है ये काम वो नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, पीत ज्वर का टीका है। पीत ज्वर का टीका क्या है? साल्क टीका, 17D टीका, CCEEV टीका, PREP टीका। ठीक है, जो आपका पीत ज्वर है इसका टीका या इसकी वैक्सीन आपसे पूछ रहा है कौन सी है, तो जो इसकी वैक्सीन है वो कौन सी है? 17D टीका। ठीक है, जो आपकी पीत ज्वर है इसका टीका कौन सा होता है? 17D। ठीक है, देखिए इसी से क्या होता है, ये जो पीत ज्वर है एक संक्रामक और खतरनाक रोग है जो अचानक क्या होता है? अचानक आरंभ हो जाता है। इसमें ज्वर और क्या है, जो आपका यूरिन सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? रक्तस्राव और पीलिया के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं।
इस रोग का कारण क्या होता है? जो सूक्ष्म विषाणु होता है। और पीत ज्वर के टीके को क्या कहते हैं? 7D टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। इसके एक डोज से ही पीत ज्वर को रोका जा सकता है। ये जो आपकी 7D टीका है, 7D वैक्सीन है, इसको एक ही बार लगवाकर, यानी एक बार लगवाने पर ही ये जो पीत ज्वर है ये रुक जाता है या ठीक होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। आपकी जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है? फ्राइड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा या बॉन्डूरा द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपकी थ्योरी है ये आपकी दी गई है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है फ्राइड द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? बच्चों में जो सन्निकट दूरस्थ विकास है इसका क्रम क्या होता है? तो इसका जो सही क्रम है वो क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा और इसी से शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और इसी से आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। ठीक है, देखिए बहुत लंबी लंबी मैराथन क्लासेस के घंटों घंटों की 10-10 घंटे 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं। एग्ज़ाम तभी क्लियर होते हैं जब आपने थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चंस पढ़े हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आता है, आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं तो एग्ज़ाम देते टाइम आप फैक्ट्स क्या होता है भूल जाते हैं। ठीक है, आपको फैक्ट्स तभी याद रहते हैं जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाकर उन फैक्ट्स को 3-4-5 बार पढ़ा हो, और जो कि मैराथन क्लासेस को 3-4-5 बार रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।